डीके राठी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं आज आपको तुगलक वंश के बारे में कराने जा रहा हूं। मेरा नाम इंजीनियर डीके राठी है और मैं एक लेखक और एक शिक्षक हूं। आपको जिस पाठ्य सामग्री के माध्यम से मैं ऑनलाइन लेक्चर प्रोवाइड कराता हूं, वो मैंने अपनी इस किताब से ली हुई है, जिसका 9th एडिशन, ऊपर देखिए 9th एडिशन लिखा। सामान्य अध्ययन की इस नई पुस्तक को अप्रैल 2022 में 9th एडिशन पब्लिश हुआ है और इसके अंदर मैंने 3300 क्वेश्चन शामिल किए हुए हैं। ये 3300 क्वेश्चन 2022 तक प्रमुख वनडे परीक्षाओं में आए हुए प्रश्नों को संकलित करके मैंने विषयवार शामिल किया हुआ है। इस तरीके से आप एक ही पुस्तक के अंदर दो पुस्तकों को खरीद रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन बैंक अलग से खरीदा जाता है या पब्लिशर अलग से निकालते हैं और पाठ्य सामग्री को अलग से, जबकि इसके अंदर दोनों चीज़ों को एक साथ ही मैंने शामिल किया हुआ। आज मैं जैसे मैंने आपको बताया, मैं कराने जा रहा हूँ तुगलक वंश के बारे में। इससे पूर्व के लेक्चर में हमने पढ़ा था, जो इससे पहले का वंश है वो था खिलजी वंश। खिलजी वंश के अंदर मुबारक खिलजी अंतिम शासक था और मुबारक खिलजी के बाद मलिक काफूर, जो कि गुलाम सेनापति था अलाउद्दीन खिलजी का, उसने सत्ता संभाली। उसके बाद आखिर के अंदर इसमें जो गद्दी पे बैठा, वह गद्दी पे बैठा था खुसरो खान, जो कि मुबारक शाह का वजीर था। तो इसको पराजित किया गयासुद्दीन तुगलक ने, और गयासुद्दीन तुगलक अलाउद्दीन खिलजी के शासन के अधीन कार्य करता था। तो इसके बारे में कई सारे क्वेश्चन आते हैं तुगलक वंश के बारे में, उनको करते हैं। तो इनका जो समय काल है 1320 से लेकर और 1414 तक इनका शासनकाल रहा। इसमें सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है वो एसएससी के एग्जाम में आया कि सबसे लंबे समय तक शासन करने वाला वंश कौन सा है। तो इसमें हम पढ़ते हैं कि इन्होंने 94 वर्ष तक शासन किया, क्योंकि 1320 से लेकर 1414 तक ये क्वेश्चन एसएससी में आया हुआ। और इसका संस्थापक है गयासुद्दीन तुगलक। वह अलाउद्दीन खिलजी के समय दीपालपुर पंजाब का राज्यपाल था। देखिए, दीपालपुर जो क्षेत्र है वह क्षेत्र पड़ता है पंजाब में, और पंजाब के रास्ते से ही हमने देखा कि आक्रमणकारी भारत में प्रवेश करते थे। तो दीपालपुर के जो सूबेदार बनाया जाता था वह किसी शक्तिशाली व्यक्ति को ही बनाया जाता था। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मंगोलों के आक्रमण का भी मुकाबला किया जाता था। तो दीपालपुर का जो सूबेदार या राज्यपाल बनता था वह एक शक्तिशाली व्यक्ति होता ही था। इसीलिए जब इसने खुसरो खान को पराजित करके राजगद्दी हथियाई, तो इसका विरोध बहुत ही कम कुलीनों के द्वारा किया गया और इसने आसानी से सत्ता प्राप्त कर ली। और इसने आखिरी जो गद्दी पे बैठा था खिलजी वंश में, उसका नाम है खुसरो खान, जो कि वजीर था खिलजी शासक का। बाद में इसने शासक को हत्या करके स्वयं सत्ता हत्या ली। और इसके साथ जो युद्ध हुआ था उसे कहते हैं हौज खास का युद्ध। दिल्ली में हौज खास का निर्माण कराया था अलाउद्दीन खिलजी ने जल संरक्षण के लिए। वही स्थान है जहां पर यह युद्ध हुआ। इसके अलावा यहाँ पर हम कई सारे पॉइंट जो है गयासुद्दीन तुगलक के बारे में भी पढ़ेंगे। हालांकि परीक्षाओं में तो सबसे इम्पोर्टेंट जो आता है वो इम्पोर्टेंट आता है मोहम्मद बिन तुगलक, लेकिन गयासुद्दीन तुगलक के भी कई सारे तथ्य काफ़ी महत्वपूर्ण है जिनको पूछा जा सकता है। सबसे पहले तो गयासुद्दीन तुगलक को किस नाम से जाना जाता था? उसे जाना जाता है गाजी मलिक। असल में गाजी जो होता है वो धर्म योद्धा को कहते हैं इस्लाम में। जो काफिरों के खिलाफ युद्ध में जीत हासिल करता है उसको गाजी कहा जाता है। और जो मलिक है ये भी घुड़सवारों की संख्या के आधार पर जो कुलीन वर्ग है उसके अंतर्गत वर्गीकरण है। जैसे मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ कि जैसे हम देखते हैं कई सारे नाम आते हैं, मलिक होता है, आमिर है या खान है। तो इनका संदर्भ क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो संभ्रांत वर्ग या अभिजात्य वर्ग का जो वर्गीकरण है उसका इस प्रकार से था कि जो पहला स्थान था वो तो खान की पदवी वाले वर्ग को मिलता था, यानी कि जिसके पास घुड़सवारों की संख्या बहुत अधिक हो उसको खान की उपाधि दी जाती थी। उसके बाद यदि खान से कम संख्या में घुड़सवार हैं तो उसको कहा जाता था मलिक। और इसके बाद तीसरे नंबर पर, यानी कि इन दोनों से कम जो घुड़सवारों की संख्या होती थी वह कहलाता था आमिर। तो इस प्रकार से घुड़सवारों की संख्या के आधार पर यह वर्गीकरण किया जाता है। और जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में रहते हैं वह जानते होंगे कि यहाँ पर ये गोत्र भी है। हरियाणा वाले भी जानते होंगे
कि यहाँ पर वहाँ भी एक गोत्र जो है मलिक लगता है। तो ये संदर्भ जो है वो मध्यकाल के अंदर घुड़सवारों की संख्या के आधार पर वर्गीकरण कहा जाता है। अब तो गाजी का मतलब समझ में आया। तो इसने मंगोलों के खिलाफ अनेक युद्ध लड़े और सफलता प्राप्त करी, जिसकी वजह से इसको गाजी मलिक के नाम से भी जाना जाता है। वह दिल्ली सल्तनत पर पहला सुल्तान था जिसने अपने नाम के साथ गाजी का प्रयोग करा। तो जैसे मैंने कहा, धार्मिक योद्धा को इस्लाम में गाजी कहा जाता है। गयासुद्दीन तुगलक के संबंध जो है चिश्ती संप्रदाय के सूफी निजामुद्दीन औलिया के साथ कटु थे। तो यहाँ पर ये चीज मैं आपको बताता चलूं कि ये जो पॉइंट दिया हुआ है ये इस संदर्भ में दिया हुआ है। जैसे आप देखेंगे कि जब दिल्ली में अभियान, जब बंगाल के अभियान पर गयासुद्दीन तुगलक गया हुआ था, ये बंगाल का क्षेत्र जो पड़ेगा, ये बंगाल का क्षेत्र हो गया। अभी मैं आपको, जैसे हम जानते ही हैं, बंगाल का जो क्षेत्र है वो ये क्षेत्र हो गया बंगाल का, इस क्षेत्र में। और क्योंकि गयासुद्दीन तुगलक ने, और दिल्ली पड़ेगा इस जगह पर, तो निजामुद्दीन औलिया जो है वो सूफी था दिल्ली का। और जब सत्ता परिवर्तन हुआ, खिलजी वंश की जगह पर तुगलक वंश आया, तो उस समय पर मुबारक शाह जो खिलजी था उसने अनेक उपहार निजामुद्दीन औलिया को दिए थे, यानी कि इसका पक्ष जो है खिलजी वंश की ओर था। इसीलिए जब गयासुद्दीन तुगलक ने सत्ता संभाली और अपने अंतिम अभियान, उसके मृत्यु से पूर्व उसका अंतिम अभियान जो है बंगाल का अभियान था। बंगाल के अभियान में जाने पर उसने एक निर्देश जारी करा कि उसके दिल्ली लौटने से पहले निजामुद्दीन औलिया दिल्ली छोड़कर चला जाए। तो उस समय पर निजामुद्दीन औलिया ने एक प्रसिद्ध कथन कहा, जो बाद में कहावत के रूप में चरितार्थ हुआ। उसने कहा, हुनूज दिल्ली दूर अस्त, यानी कि अभी दिल्ली दूर है। तो इस प्रकार से एक कहावत चरितार्थ हुई कि जब गयासुद्दीन तुगलक इस विजय अभियान से वापस लौटा तो दिल्ली के पास उसकी आगवानी के लिए एक मंच तैयार कराया उसके बेटे जूना खान ने, जो मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से उत्तराधिकारी बना। और इस मंच के गिरने के कारण, दुर्घटना होने के कारण गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु होगी। तो दिल्ली पहुंचने से पहले ही उसकी मौत हो गई। इसीलिए ये कहावत जो है चरितार्थ हुई, जिसके बारे में मैंने अभी आपको बताया। वापस देखते हैं इसमें जो पॉइंट है हमारा जी। तो यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया कि एक तो इसके बारे में सवाल आ सकता है, निजामुद्दीन औलिया जो है उसके साथ किस सुल्तान के संबंध कटु थे, और उसका नाम भी मैंने बता दिया और उसका संदर्भ भी बता दिया, क्या संदर्भ रहा होगा। संभवतः ये राजनीतिक प्रतिद्वंदता थी जिसकी वजह से ये कहा गया। तो ये हुनूस दिल्ली दूरस्थ फारसी भाषा के अंदर ये शब्द कहे गए। इसके बाद हो गया, अन्य कई सारी चीजें हैं जो गयासुद्दीन तुगलक के साथ जुड़ी हुई हैं। जैसे गयासुद्दीन तुगलक प्रथम शासक था जिसने कृषि के लिए नहरों के निर्माण की शुरुआत करी। हालांकि नहरों के निर्माण के लिए विख्यात हुआ फिरोज शाह तुगलक, क्योंकि उसने अनेक प्रसिद्ध नहरों का निर्माण कराया, परंतु शुरुआत जो है कृषि क्षेत्र के अंदर नहरों के निर्माण की, वो इसके द्वारा की गई। इसके अलावा हम यह भी जानते हैं कि दिल्ली के आसपास कई नए नगरों की स्थापना करी गई अलग अलग शासकों के द्वारा। इसी प्रकार से इसने एक नया शहर बसाया जिसका नाम था तुगलकाबाद, और यहाँ पर उसने एक किला भी बनाया जिसको कहते हैं तुगलकाबाद का किला, या उसे 56 कोट का किले के उपनाम से भी जाना जाता। उसके बारे में हम जब पढ़ेंगे, जब मैं कला और स्थापत्य कला के बारे में सुल्तनत काल का पढ़ाऊंगा, तो वहां पर मैं उसका चित्र भी दिखाऊंगा और इस चीज के बारे में और भी अधिक वर्णन आपको प्राप्त होगा। तो गयासुद्दीन तुगलक ने यह किया कि जो काम खिलजी वंश के समय पर हुए थे, कि जो कुलीन वर्ग थे जिनके पास संपत्ति थी उनको निर्धन बनाने की कोशिश की गई और उनकी संपत्ति को जब्त कर लिया गया, जमीन से उन्हें बेदखल कर दिया गया। चौधरी खुद और मुकद्दम जो थे उनके ऊपर भी कर आरोहण किया गया। उन सारी चीजों को इसने वापस लिया, क्योंकि यह चाहता था कि जो संभ्रांत वर्ग है वो उसके शासन के प्रति विनम्र और उदार भाव रखे और विद्रोह न हो। तो इसलिए कई सारे काम इसने ऐसे करे जो खिलजी वंश के शासकों के द्वारा किए गए कार्यों के बिल्कुल प्रतिकूल थे। और इसकी मृत्यु के बाद शासक बना, और इसकी मृत्यु के बारे में जैसे मैंने अभी आपको बताया
कि इसकी मृत्यु जो हुई थी वो कब हुई थी कि जब ये बंगाल के अभियान से वापस लौट रहा था, तो इसकी आगवानी के लिए जो मंच तैयार किया गया, उस मंच के नीचे दबकर इसकी मृत्यु होगी। और जो समकालीन इतिहासकार हैं, जैसे जियाउद्दीन बर्नी है या अकबर के समय पे अबुल फजल है, उन सब ने ये लिखा है कि ये मृत्यु जो है वो मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा रची गई एक षड्यंत्र के कारण गयासुद्दीन तुगलक की मौत हुई। यानी कि उन्होंने माना है कि ये दुर्घटना ना होकर एक साजिश थी जिसके अंतर्गत उसकी हत्या करी गई और मोहम्मद बिन तुगलक नया शासक बना। मोहम्मद बिन तुगलक एक अपने विचित्र स्वभाव और सनकी स्वभाव के कारण इसको इतिहास में मूर्ख बादशाह या फिर इसको अन्य कई नाम दिए गए, जैसे बेवकूफ, होशियार बेवकूफ भी कहा गया और मूर्ख बादशाह के उपनाम से भी जाना गया। तो वो कौन कौन से कार्य थे जिसके कारण इसको ये सारे उपनाम दिए गए। हालांकि यहाँ ये भी बात ध्यान रखने जरूरी है कि यदि यह सवाल आता है कि सल्तनत काल में किस शासक के अधीन सबसे बड़ा विस्तृत भूभाग था, तो मोहम्मद बिन तुगलक के अधीन सबसे बड़ा विस्तृत भूभाग था जिस पर उसने शासन किया। तो यह एक विद्वान भी माना गया है कि यह विद्वान भी था, इसीलिए इसके साथ ये उपनाम जो है ये जोड़ा गया होशियार। जैसे हमने कहा इसका उपनाम जो है होशियार। और मूर्ख जो या बेवकूफ क्यों कहा गया? मूर्ख या बेवकूफ इसलिए कहा गया क्योंकि इसने जिन कार्य को करने का प्रयास करा और जिसके द्वारा लोगों की भलाई की अपेक्षा थी, उनको वो व्यवहारिकता में पूरा नहीं कर पाया। सैद्धांतिक रूप में तो इसकी योजनाएं सही थी, परंतु व्यवहारिक रूप में वह लोगों को कष्ट ही उसने दिया, जिसकी वजह से लोगों ने मोहम्मद बिन तुगलक का विरोध भी करा। इसीलिए इसको मूर्ख कहा गया। तो यह विचित्र व्यक्तित्व और सनकी स्वभाव का स्वामी था, इसीलिए अनेक हास्यास्पद उपनामों से शासक को संबोधित किया गया। इसे मूर्ख बादशाह भी कहा गया आदि। और जो कार्य इसने करे उन कार्यों के कारण, उनमें से एक कार्य था संकेतात्मक या प्रतीकात्मक सिक्कों का प्रचलन शुरू करना, जिसकी वजह से उसका एक उपनाम भी पड़ा, सिक्कों का राजकुमार या प्रिंस ऑफ मनी अरबी कहा गया। और ये एडवर्ड थॉमस नाम के एक ब्रिटिश विद्वान ने उपनाम दिया है मोहम्मद बिन तुगलक को। वह कार्य जिनके कारण उपरोक्त उपनाम मोहम्मद बिन तुगलक के नाम के साथ जोड़े गए, वह कौन कौन से? तो यहाँ मैं आपको बताता चलूं कि वो कार्य जो इसने करे वह कौन कौन से थे। उनके लिए मैं आपको दिखाता हूं भौगोलिक नक्शे के ऊपर, यहाँ पर। तो ये देखिए, एक तो उसने जो 5 कार्य थे जिनके लिए उसको जियाउद्दीन बर्नी ने 5 कार्यों का उल्लेख किया है और उनका क्रमवार उल्लेख किया गया। एक जो पहला कार्य उसने करा वो था कि द्वाब का जो क्षेत्र है, ये द्वाब किसको कहते हैं? 2 नदियों के बीच का जो क्षेत्र है, जो उपजाऊ भूमि का क्षेत्र होता है, उसको द्वाब कहते हैं। तो ये गंगा जी हैं और ये यमुना जी। तो गंगा जी और यमुना जी के बीच में जो उपजाऊ भूमि का क्षेत्र है, वहां पर उसने कर में वृद्धि करी। और ऐसा नहीं है कि ये पहली बार किया गया हो, क्योंकि ये दुनिया के सर्वाधिक समतल उपजाऊ क्षेत्रों में से, विस्तृत उपजाऊ क्षेत्रों में से एक है। तो यहाँ पर उपजाऊ भूमि होने के कारण यहाँ पर उत्पादन भी अधिक था और इसलिए शासक जो है इस क्षेत्र से अधिक लगान वसूलते थे। यही काम मोहम्मद बिन तुगलक ने किया। लेकिन जिस समय पर यह काम किया गया, उस समय पर इस क्षेत्र में अकाल और सूखा पड़ने के कारण किसान बड़ी दयनीय स्थिति में थे। और जब सेना ने उनके ऊपर जोर जबरदस्ती करके अतिरिक्त लगान वसूलने की कोशिश करी, तो किसानों ने खेतीबाड़ी छोड़कर जंगल की ओर पलायन कर दिया। ये पहली बार हुआ हमारे इतिहास में कि इस क्षेत्र के किसानों ने खेतीबाड़ी छोड़कर पलायन कर दिया। अब इसका नुकसान ये हुआ कि जो थोड़ी बहुत लगान कृषि से प्राप्त भी हो जाती, वह भी जाती रही और लोगों के असंतोष का भी सामना करना पड़ा। और विचित्र स्वभाव का स्वामी होने के कारण जब उसको इस बात के बारे में अवगत कराया गया कि इस क्षेत्र में क्या समस्या है, तो उसने आसान किस्तों के ऊपर किसानों को ऋण उपलब्ध कराए और राज्य के खर्चे पर ही यहाँ पर कुएं खोदकर सिंचाई की उपलब्धता कराई गई। दूसरा उसने जो कार्य किया, वो कार्य किया राजधानी का स्थानांतरण। और राजधानी कहाँ से करी? राजधानी दिल्ली से देवगिरी या दौलताबाद, जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है। अब इसके पीछे कई सारे कारण बताएं। जैसे जियाउद्दीन बर्नी, जिसने तारीख फिरोजशाही लिखी है,
उसने कहा है कि ये राजधानी की स्थानांतरण के पीछे इस क्षेत्र का या देवगिरी की केंद्रीय स्थिति होना कारण बताया गया है। अर्थात यहाँ से उत्तर भारत और दक्षिण भारत के क्षेत्रों को सही रूप से शासित किया जा सकता है। और कुछ इतिहासकार ये मानते हैं कि उत्तर पश्चिम के अंदर मंगोलों के लगातार आक्रमण हो रहे थे, तो संभवतः राजधानी को सुरक्षित रखने के लिए ये निर्णय लिया गया। परंतु ये निर्णय भी गलत सिद्ध हुआ। क्यों? क्योंकि लोगों को इतने लंबे रास्ते को आने जाने में, आवाजाही के अंदर बहुत भारी शारीरिक कष्ट भुगतना पड़ा, और जो बीमार या अन्य तरीके से अस्वस्थ थे, वृद्ध थे जैसे, उनकी मृत्यु भी होगी। हालांकि उसने इस पूरे क्षेत्र के अंदर विश्राम गृह भी स्थापित करे और सड़क आदि का निर्माण भी कराया, परंतु इस पूरे की पूरी कार्रवाई के अंदर जबरदस्त असंतोष पैदा हुआ लोगों के मध्य। और जियाउद्दीन बर्नी ने तो अतिशयोक्ति करते हुए ये भी कहा है कि अगर दिल्ली में कोई कुत्ता भी मिल जाता था तो उसकी पूंछ पकड़कर उसे भी दौलताबाद ले जाया जाता। संभवतः ये अतिशयोक्ति होगी, परंतु इससे स्पष्ट है कि लोगों को जबरदस्ती यहाँ से स्थानांतरित किया गया। बाद में उसे अपनी भूल का एहसास हुआ और राजधानी को पुनः स्थानांतरित दिल्ली कर दिया गया। तीसरा काम जो है उसने किया, ये था कराचिल अभियान। ये कराचिल जो क्षेत्र है, जैसे आपने ऊपर की तरफ देखा, ये क्षेत्र है जो उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश का है। अब ये क्षेत्र जो है आज भी बहुत ही दुर्गम है और यहाँ पर बर्फ पड़ती है, पहाड़ी क्षेत्र है। तो इस क्षेत्र के अंदर जब अभियान चलाया गया तो एक भारी कीमत चुकानी पड़ी, क्योंकि विपरीत पर्यावरणीय और भौगोलिक परिस्थिति होने के कारण सैनिकों को भारी जान माल का नुकसान हुआ और जीत प्राप्त करके भी इस भूमि से लगान के रूप में ना के बराबर कोई आय प्राप्त हुई। तो इस दृष्टि से ये अभियान भी हम कह सकते हैं असफल ही सिद्ध हुआ। इसके अलावा एक और उसने अभियान चलाया, वो कहलाता खुरासन अभियान। अब जैसे आप यहाँ चित्र पे देख रहे हैं, खुरासन जो क्षेत्र है, ये खुरासन क्षेत्र, ये ब्लू कलर का जो मैंने दिखा रखा है, इसमें अफगानिस्तान का हिस्सा या पूर्वी ईरान का हिस्सा, तुर्कमेनिस्तान का हिस्सा और उज्बेकिस्तान और ताजिकिस्तान के हिस्से हैं। ये खुरासन कहलाते थे। आजकल हम सुनते भी हैं कि तालिबान ने जब से सत्ता संभाली है तो उसके खिलाफ जो अभियान चला रहे हैं, वो चला रहा है खुरासान मॉड्यूल ISIS का। तो उसका संदर्भ जो है वो यही रहता है। तो ये पूरा का पूरा क्षेत्र जो था, इस क्षेत्र में अस्थिरता पैदा हो चुकी थी राजनीतिक स्तर पर। इसलिए क्या किया गया, इसलिए उज्बेकिस्तान ऊपर की तरफ आप देख रहे हैं, और यहाँ पर ईरान और भारत में मोहम्मद बिन तुगलक, इन तीनों ने ये निर्णय लिया कि इस क्षेत्र पर संयुक्त एक गठबंधन की सेना बनाकर इस क्षेत्र पर हमला किया जाएगा। और जैसे आप देख पा रहे हो, ये क्षेत्र क्या है, ये तीनों दिल्ली सल्तनत से भी मिला हुआ था और उज्बेकिस्तान से भी और ईरान से भी। तो ये एक स्वाभाविक था कि सबसे बड़े भूभाग पर शासन करने वाले सुल्तान के मन में ये महत्वाकांक्षा आई हो कि वो इस क्षेत्र को भी जीतकर अपने हिस्से में, अपने राज्य में शामिल करे। परंतु यहाँ पर दूरदर्शिता की कमी आई, क्योंकि एक तो भौगोलिक दृष्टि से ये दूर का क्षेत्र था और उसने, मोहम्मद बिन तुगलक ने जल्दबाजी में 1 लाख सैनिकों की भर्ती कर दी। परंतु जब अभियान का समय आया तो राजनीतिक परिस्थितियां यहाँ की बदल गई और उज्बेकिस्तान और ईरान के शासकों ने गठबंधन से हाथ वापस खींच लिया। परिणाम क्या हुआ? परिणाम ये रहा कि मोहम्मद बिन तुगलक अकेले इस क्षेत्र पर अभियान नहीं चला सकता था, तो उसने उन सैनिकों को नौकरी से निकाल दिया। और जब सैनिकों की असमय नौकरी जाती रही तो उन्होंने लूटमार और राहगीरी करके अपना प्रतिशोध व्यक्त किया। तो जो कानून व्यवस्था का संचालन करने वाले थे, वही अंत में क्या हुआ, वही कानून की समस्या पैदा करने लगी। एक और जो अभियान उसने चलाया, वह अभियान किस रूप में जाना जाता है? वह अभियान जो है वह कहलाता है प्रतीकात्मक मुद्रा का। प्रतीकात्मक मुद्राएं क्या होती हैं? वर्तमान समय में हम देखें तो हमारे यहाँ पर जो 500 रुपये का नोट है और 2000 रुपये का नोट है, अगर हम उस कागज का मूल्य स्वयं देखें बगैर RBI के गवर्नर के हस्ताक्षर के, तो वो एक कागज का टुकड़ा मात्र है। परंतु उस पर भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर के हस्ताक्षर हैं, इसलिए उसका मूल्य है। तो यह मुद्रा भी जो हम इस्तेमाल करते हैं कागज के रूप में, वह भी सांकेतिक या प्रतीकात्मक मुद्रा है। तो कुबलई खान जो मंगोलियाई शासक था, उसने मध्य एशिया के अंदर सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन करके इसका प्रयोग कर चुका था।
और भारत के अंदर यह समस्या उस समय पैदा हुई कि चांदी की कमी हो गई। तो विश्व भर के अंदर यह समस्या थी, संभवतः भारत में भी यह समस्या रही होगी। इसीलिए मोहम्मद बिन तुगलक ने निर्णय लिया कि कांसे के या फिर तांबे के। अब इसके बारे में क्या है कि ये प्रतीकात्मक मुद्रा जो है किस रूप में थी, तो जो फरिश्ता नाम का लेखक है उसके अनुसार तो यह जो है कांसे की सांकेतिक मुद्रा थी, और जो बर्नी है जिसने तारीख फिरोजशाही लिखी है उसके अनुसार ये मुद्रा जो है वो तांबे की थी। जो भी हो, इन दोनों मुद्राओं का, यानी कि जो ये सांकेतिक मुद्रा चलाई गई, इसमें आदेश जारी किया गया कि ये जो चांदी की मुद्रा प्रचलित थी उस समय, जिसको कहा जाता था टनका, जिसकी शुरुआत किसने करी थी? इल्तुतमिश ने। तो उसने कहा कि ये जो सांकेतिक मुद्रा है, प्रतीकात्मक मुद्रा है, वह भी चांदी के सिक्के या चांदी के टनका के बराबर होगी। इसमें जो सबसे बड़ी जो कमी रही वो ये रही कि राज्य ने सिक्कों की ढलाई के लिए उचित सावधानी नहीं बरती, और शासन जो है लोगों को सिक्कों को ढालने से नहीं रोक पाया। इसका परिणाम ये रहा कि हर घर के अंदर सिक्कों की ढलाई होने लगी, और लोगों के लिए शासकीय सिक्के और लोगों के द्वारा ढाले गए सिक्कों में भेद करना और अंतर जानना कठिन हो गया। इससे व्यापार को भारी नुकसान हुआ, क्योंकि जब भी नकली करेंसी या नकली मुद्रा आती है तो उसमें लेन देन में समस्या पैदा होती है। तो इस प्रकार से ये जो प्रयोग था प्रतीकात्मक मुद्रा का, ये प्रयोग भी असफल ही सिद्ध हुआ। तो ये जो संदर्भ है, इसके सारे जो इसने कार्य किए हैं उनके बारे में मैंने यहाँ पर दिया हुआ है। इन्हें आप एक एक करके पढ़ लेंगे, जिनका मैंने सारांश में आपको बताया। जैसे यहाँ पर आप देखेंगे, इसके अलावा और कौन कौन सी बातें होंगी। एक तो राजधानी का स्थानांतरण, ये पहला बिंदु हो गया, ये मैंने आपको बता दिया। इसके बाद है सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन, ये मैंने बताया कि ये कौन सी मुद्राएं थी, ये या तो कांसे की बनी हुई थी या फिर तांबे की थी। और एक और पॉइंट आप ध्यान रखिएगा, वो ये है कि चमड़े के सिक्कों का भी प्रचलन उसके द्वारा कराया गया। ऐसा हर जगह नहीं लिखा, लेकिन इसको डीपी कांस्टेबल के जब इंटरव्यू होते थे उस समय पर यह क्वेश्चन पूछा गया था, तो संभवतः उसने प्रयोग करके भी देखा होगा। इसके अलावा खुरासान अभियान, ये खुरासान अभियान मैंने बता दिया, इसमें कौन कौन शामिल थे? ईरान, उज्बेकिस्तान और मोहम्मद बिन तुगलक ने गठबंधन बनाया था। और वह भी मैंने आपको समझा दिया कि बाद में सैनिकों को जब नौकरी से निकाला गया, क्योंकि अभियान ये रद्द कर दिया गया, जिसकी वजह से फिर उन्होंने कानून व्यवस्था की समस्या पैदा कर दी। इसके अलावा गंगा जमुना दोआब के अंदर जो कर में वृद्धि की गई, ये भी मैंने आपको बता दी कि यह स्वाभाविक थी, परंतु गलत समय के ऊपर यह निर्णय लिया गया, और जिसकी वजह से किसानों को भारी समस्याओं का सामना करना पड़ा और वह खेती बाड़ी छोड़कर जंगल की ओर पलायन कर गए। ये भी इसके अंदर पॉइंट लिखा हुआ है। इसके बाद आ गया और क्या क्या काम है। अन्य है जो इसने कई सारे तरीके के राजस्व में सुधार भी करे। जैसे इसने एक नया विभाग बनाया जिसका नाम था दीवाने अमर-ए कोही। इसका उद्देश्य क्या था कि दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में उसने अलग किस्म की जो फसल प्रणाली है उसको चलाने का प्रयास करा, क्योंकि जैसे आप देखिए शहरों के आसपास सब्जियां ज़्यादा बोई जाती है, क्योंकि शहरों में इनकी आपूर्ति आसानी से हो जाती है। तो इस प्रकार से उसने चाहा कि नई फसल पद्धति चलाई जाए, परंतु इसका नुकसान ये हुआ कि लोगों ने ऋण लेकर उन फसल पद्धतियों के नाम पर अपने स्वयं के खर्चे चलाए, और जब उनका ऋण चुकाने की बात आई तो उन्होंने असमर्थता जाहिर कर दी। तो राज्य के लिए उन्हें जेल में डालना या उन्हें सजा देने के अलावा अन्य कोई चारा नहीं था। इस तरीके से भारी आर्थिक संसाधनों का नुकसान हुआ। इसके अलावा उसने अकाल संहिता भी जारी करी, यानी कि उसने कुछ नियम कायदे बनाए, जैसे कि ब्रिटिश समय पर शुरू किए गए कि यदि इतनी प्रतिशत फसल जो है किसान की खत्म हो जाती है तब वहां पर लगान नहीं वसूली जाएगी। इस तरीके का प्रयोग भी इसने करा। चूंकि हम पढ़ चुके हैं, इसका हास्यास्पद उपनाम क्या है? वो है होशियार बेवकूफ या फिर मूर्ख बादशाह। तो वो होशियारी के काम भी इसके साथ साथ चलते रहेंगे और अव्यवहारिक कार्य भी। इसके अलावा जैसे वो उसके बारे में कहा गया कि दूसरे धर्म के जो विद्वान थे उनके साथ भी वो उनके साथ भी संवाद रखता था, जिसमें जैन गुरु का नाम आता है जिन प्रभासूरी। ये ऐसा सवाल आएगा, जिन प्रभासूरी विद्वान किस शासक के
समकालीन है, तो इनको भी उसने आमंत्रित करा। इसके अलावा चीन के शासक ने जब ये कहा कि वह भारत में स्तूप, यानी कि जो बौद्धों का धर्म स्थल होता है, पूजा स्थल होता है, उसे स्तूप कहते हैं, उसके लिए आज्ञा मांगी, तो इसने आज्ञा प्रदान करी। इसके अलावा होली त्यौहार के सार्वजनिक उत्सव में भाग लेने वाला भी वह प्रथम शासक था। मोहम्मद बिन तुगलक के अपने पिता की तरह किस सूफी के साथ में संबंध खराब थे? नसीरुद्दीन चिराग के। क्यों? क्योंकि जब इसने राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित करा और ये कहा कि रात्रि के अंदर कोई भी प्रकाश नहीं जलाएगा, दिया नहीं जलाएगा, तो लोगों के विरोध को, असंतोष को दर्शाने के लिए दिल्ली के सूफी नसीरुद्दीन ने अपने घर में, अपनी कुटिया में चिराग जलाया, जिसकी वजह से दिल्ली के लोगों ने उसका उपनाम चिराग रख दिया। इसके अलावा वह पहला सुल्तान था जिसने ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह, जो कि अजमेर में है, वहां जाना शुरू करा। और साथ ही साथ एक हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश के अंदर एक मकबरा है, जहां पर, या अब तो दरगाह बन गई है, यह है बहराइच के अंदर, और उसका नाम है सलार मसूद गाजी। ये बहराइच में, बहराइच मैं आपको मैप के ऊपर दिखा देता हूं, बहराइच ये किधर पड़ता है, ताकि हमारे लिए। और उसका नाम क्या था? उसका नाम था सलार मसूद गाजी। अब देखिए, हमारा दुर्भाग्य ये है सनातन धर्म के मानने वालों का कि ऐसा व्यक्ति जिसके नाम के आगे गाजी लगाया है, जिसने हजारों हिंदुओं का कत्लेआम करा, और इसे माना जाता है कि ये महमूद गजनी का भांजा था। तो जब ये भारत में आया तो इसने बहराइच और आसपास के क्षेत्र में बहुत कत्लेआम करा, और इसको हराया महाराजा सुहेल देव ने, जिसके नाम से हमारे यहाँ एक पार्टी भी है उत्तर प्रदेश के अंदर, जो समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन जिसने बनाया हुआ। तो महाराजा सुहेल देव वो हिंदू शासक थे जिसने युद्ध के अंदर सलार मसूद गाजी को पराजित किया, और घायल होने के कारण उसकी मौत हो गई। और उसके बाद ऐसे व्यक्ति को जिसने हजारों हिंदुओं का कत्लेआम कराया, उसकी दरगाह बना दी गई और मेलों का आयोजन किया गया। तो ये पहला शासक था जिसने उसकी दरगाह पर जाने की शुरुआत करी, और उसी के जो कब्र थी उसको दरगाह के रूप में परिवर्तित कर दिया। इसके अलावा निजामुद्दीन औलिया, जिसका मकबरा दिल्ली के अंदर है, उसके मकबरे का निर्माण भी किसने कराया? मोहम्मद बिन तुगलक। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने एक सूफी हुआ रुकनुद्दीन मुल्तान का, उसकी कब्र पर भी मकबरे बनाए, निजामुद्दीन औलिया पे भी, सलार मसूद गाजी पर भी। तो इसने एक तरीके से इस्लाम के प्रसार के लिए ये प्रयास करा, और इस तरीके से आयोजन किया जाने लगा जैसे इन आक्रमणकारियों ने कोई सांस्कृतिक योगदान हिंदुस्तान के अंदर दिया हो। निजामुद्दीन औलिया का वो भी मकबरा उसने बनाया, ये भी पॉइंट आ गया, यहाँ पर देख लेना। इसके अलावा सती प्रथा को प्रतिबंधित करने वाला, ये क्वेश्चन एसएससी के एग्जाम में आया। एक तो हम अकबर का नाम पढ़ते हैं, उसने सती प्रथा को प्रतिबंधित किया, और एक नाम जो है इसके बारे में पढ़ते हैं। इसलिए इसके अलावा इसके समय पर 1336 में दक्कन में विजयनगर साम्राज्य और 1347 में बहमनी साम्राज्य की स्थापना की गई। ये जो संदर्भ रहेगा, ये क्वेश्चन यूपीएससी के एग्जाम में आया। अगर मैं आपको इसके बारे में दिखा दूं तो मैं अभी आपको यहां पर दिखा, चलिए नक्शे के ऊपर मैं अभी नहीं दिखा पा रहा, दक्षिण भारत के अंदर, या फिर मैं इधर दिखाता। यहां देखिए, ये जो दक्षिण भारत है, यहां पर जो नदी है, अभी एक मिनट, यहां पर ये क्षेत्र जो पड़ता है दक्षिण भारत के अंदर, ये क्षेत्र जो है इसी को कहते हैं, कर्नाटक के अंदर नदी जो है वो निकल रही है। यहाँ से एक नदी निकलती है, कृष्णा नदी, इस तरीके से, और कृष्णा नदी की एक सहायक नदी है तुंगभद्र। तुंगभद्र के मुहाने पर विजयनगर, ये विजयनगर है, और कृष्णा नदी के उत्तर में यहाँ पर है बहमनी साम्राज्य। विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक हैं दो भाई, हरिहर और बुक्का। मोहम्मद बिन तुगलक ने जब वारंगल
ये जो क्षेत्र है तेलंगाना का, यहाँ अभियान चलाया, तो उस अभियान के दौरान इन दोनों भाइयों को बंदी बनाकर दिल्ली लाया गया और दिल्ली में इनको इस्लाम कबूल करवाया गया। और जब इन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया तो वापस इनको विजयनगर का प्रशासन संभालने के लिए भेजा गया। वहाँ पर ये दोनों भाई विद्यारण्य नाम के एक सनातन संत के संपर्क में आकर इन्होंने पुनः सनातन धर्म अपना लिया और विजयनगर साम्राज्य की स्थापना करी। ये जो बहमनी साम्राज्य है ये अमीरान सादा कहलाता था। अलाउद्दीन बामन शाह, क्योंकि इसे एक ब्राह्मण ने पाल पोस कर बड़ा किया था और 100 गांवों का मुखिया था। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने केंद्रीय सत्ता को मजबूती प्रदान करने के लिए जो छोटे छोटे कुलीन वर्ग के शासक होते थे, उनकी ताकत को खत्म करने के लिए उनकी वह सारी जो उपाधियां थी वह खत्म करके उनके क्षेत्र को केंद्रीय प्रशासन में लाने का निर्णय लिया, जिसकी वजह से यहाँ पर अलाउद्दीन बामन शाह के नेतृत्व में यहाँ के जो कुलीन वर्ग थे उन्होंने विद्रोह किया और बहमनी साम्राज्य की स्थापना करी 1347 में, और 1336 में विजयनगर साम्राज्य। ये एग्जाम के अंदर यूपीएससी की परीक्षा में पूछा गया सवाल। इसके अलावा और कौन कौन से पॉइंट हैं उनको भी देख लेते हैं, क्या क्या और पॉइंट्स हैं। इसके समय पर एक मोरक्को का यात्री आया इब्न बतूता, जिसको दिल्ली का कोतवाल नियुक्त किया गया, और उसने अपनी किताब लिखी है जिसका नाम है रहला या किताबुल रहला। इसने बहुत सारी जानकारी जो है इस संदर्भ के अंदर उपलब्ध करी है। और जब उसकी मृत्यु हुई मोहम्मद बिन तुगलक की, तो अब्दुल कादिर बदायूनी जो कि अकबर का समकालीन है, उसने लिखा है कि सुल्तान की मृत्यु के बाद सुल्तान को लोगों से मुक्ति मिली और लोगों को सुल्तान से मुक्ति मिली, क्योंकि जिन लोगों की ये भलाई करना चाह रहा था उन्हीं की नुकसान वो किया करता था और लोग उसको विरोध करते थे। तो दोनों पक्ष यानी कि बादशाह सुल्तान और प्रजा एक दूसरे को कभी समझ नहीं पाई। इसके अलावा जैसे यहाँ पर इब्न बतूता के बारे में पॉइंट दे रखा है कि ये क्वेश्चन आया कि ये कौन से देश का यात्री था जो दिल्ली का कोतवाल बना था, तो मोरक्को पड़ता है अफ्रीका महाद्वीप में। अफ्रीका महाद्वीप के बिल्कुल पश्चिम में ऊपर की तरफ आप जाओगे तो ये मोरक्को देश पड़ता है। और उसके बाद इसने पूरे एशिया की यात्रा करने के बाद सीरिया, इराक, फारस, उसके बाद ये भारत में पहुंचा था, जहां फिर मोहम्मद बिन तुगलक ने इसको दिल्ली का कोतवाल नियुक्त किया। ठीक है, यहाँ पर ये पॉइंट है। इसमें 2-3 पॉइंट जो इसने दिख रखा वो देख लेते हैं। वह उसने इब्न बतूता ने डाक प्रणाली की उल्लेख किया है और ये बताया गया कि गियासुद्दीन तुगलक के समय पर डाक प्रणाली जो है वो श्रेष्ठ थी, अर्थात संचार करने के लिए डाक व्यवस्था को सर्वोत्तम प्रयास जो किया वो गियासुद्दीन तुगलक ने था। इसके अलावा इब्न बतूता ने जो स्वर्ण मुद्राएं थी उनका नाम बताया और उनको कहा जाता था दिनार। यहाँ तक कि गुप्त काल में भी हमने पढ़ा था ये स्वर्ण मुद्राएं दिनार के नाम से ही जानी जाती थी। अगला प्रमुख शासक जो है वो है फिरोज शाह तुगलक। ये मोहम्मद बिन तुगलक का चचेरा भाई था और मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु हुई जब वो सिंध के विद्रोह का दमन करने के लिए गया था, तो वहाँ उसकी मृत्यु हुई। तो उसके चचेरे भाई ने राजगद्दी संभाली और इसके बारे में कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसने मुल्ले मौलवियों की मदद से राजगद्दी प्राप्त करी थी, तो इसीलिए धार्मिक दृष्टि से इसने बहुत ही निष्ठुरता गैर इस्लामियों के प्रति, खास तौर से हिंदुओं के प्रति दिखाई। यही पहला शासक बना जिसने ब्राह्मणों पर पहली बार जिजिया कर भी लगाया। तो इसके बाद प्रशासनिक दृष्टि से तो इसने प्रशासन को कमजोरी करा, क्योंकि लोगों को खुश करने के लिए इसने जो कमियां थी प्रशासन में उनके तरफ इसने उन्हें अनदेखा करने की कोशिश करी, कहीं ऐसा ना हो कि प्रशासनिक अधिकारी उसके विरोधी हो जाए। इसके बारे में जो पॉइंट है, एक तो यह है कि लोक निर्माण विभाग, अर्थात इसने कई सारे ऐसे कार्य करे जिसमें समाज के मुस्लिम समुदाय के महिलाएं हो या लड़कियां हो, विधवाएं हो, उनके लिए इसने विभाग बनाया ताकि उनकी आर्थिक मदद की जा सके। इसके अलावा हॉस्पिटल का निर्माण कराया। तो इन कामों की वजह से लोक निर्माण विभाग और सिंचाई के ऊपर बड़े पैमाने पर काम करने वाला जो सुल्तान है वो फिरोज शाह तुगलक है। इसीलिए उसने सिंचाई के ऊपर टैक्स भी लगाया, जिसको सिंचाई कर कहते हैं, और जिसका नाम था हक ए शर्ब,
ये पहला सुल्तान था। किस लिए था? क्योंकि जब बड़े पैमाने पर सिंचाई के लिए खर्च किया गया तो उसके खर्चे को उपभोगी जो उपभोग करने वाला किसान था उससे वसूला जाता था। जैसे उदाहरण के तौर पर आज हम देखें सड़कें बेहतर होगी तो टोल टैक्स देना पड़ता है, जो भी सवारी या जो भी वाहन उसके ऊपर चलता है। इसके अलावा और क्या क्या पॉइंट हैं इसके साथ में जुड़े हुए उनके बारे में बता देता हूं मैं, कि उसने बताया जाता है लगभग 300 शहरों का निर्माण किया। हो सकता है अतिशयोक्ति हो, उनमें से कुछ शहरों का नाम है जैसे जौनपुर, उत्तर प्रदेश में जौनपुर है, और जौना खान नाम था मोहम्मद बिन तुगलक का। इसे उपाधि दी गई थी उलुग खान की, और जब इसने सत्ता संभाली थी तो मोहम्मद बिन तुगलक की उपाधि धारण करी थी। तो उसके नाम से फिरोज शाह तुगलक ने जौनपुर बसाया, और अपने नाम से जो है उसने कई सारे फिरोजपुर, फिरोजाबाद, इसके अलावा फतेहाबाद और हरियाणा में हिसार, इन नगरों का स्थापना का श्रेय। देखिए हिसार है जो प्रमुख डिस्ट्रिक्ट भी है हरियाणा राज्य की। इसके अलावा ब्राह्मणों पर जजिया कर। जजिया क्या होता था? गैर मुसलमानों से सुरक्षा के एवज में वसूले जाने वाला एक भेदभावपूर्ण कर था, जिसे सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम ने लगाया था। जो पहला आक्रांता था, मुस्लिम आक्रांता प्रमुख, उसने लगाया था। और ब्राह्मणों को, महिलाओं को और अन्य जो अपाहिज लोग थे उन्हें इसकी जद से बाहर रखा गया था, परंतु इसने ब्राह्मणों के ऊपर भी यह कर लगाया। उसके दरबार में गुलामों की सबसे बड़ी संख्या थी। यूपी पीसीएस का क्वेश्चन है। और उनकी देखभाल के लिए एक नया विभाग बनाया गया जिसका नाम था दीवाने बंदागान। ये पॉइंट भी आप लोगों को अवश्य ध्यान रखना होगा। जैसे मैं एग्जामों के नाम बताता हूँ तो आप उन एग्जामों के नाम जो है वो देखते हुए चलिए और लिखते हुए चला करो, ताकि आप लोग जब रिवाइज करो तो पता रहे। इसके अलावा लोगों को आर्थिक मदद करने के लिए दीवाने खारा, जैसे मैंने कहा कि मुस्लिम महिलाओं के लिए, विधवाओं के लिए, लड़कियों के विवाह के लिए दीवाने खैरात का, और एक हॉस्पिटल भी बनाया गया जिसमें मुफ्त में इलाज किया जाता था, जिसका नाम था दीवाने सफा। इसके अलावा देखिए राज्य के खर्च पर हज की व्यवस्था करने वाला पहला सुल्तान, यानी कि जो हज की यात्रा पर जाएगा उसे आर्थिक मदद राज्य की ओर से मिलेगी। बेरोजगारों को रोजगार दिलवाने के लिए रोजगार कार्यालय। ऐसे सवाल अजीब से आएंगे तो फिरोज तुगलक है। इसके अलावा बागवानी में अभिरुचि के लिए उसने कई किस्म के फलों की बागवानी लगाने की दिल्ली और दिल्ली के आसपास शुरुआत भी करी, यानी कि कृषि क्षेत्र में उसका योगदान जो है नई फसलों की शुरुआत करवाना और उनकी गुणवत्ता में सुधारने का प्रयास है। उसने कई मंदिरों के ऊपर हमला किया, जैसे जगन्नाथ मंदिर है पुरी का, उस पर हमला किया, और कांगड़ा जी का मंदिर है ज्वालामुखी मंदिर कांगड़ा में जो हिमाचल प्रदेश में है, वहाँ पर मंदिरों पर हमला किया। और उसके बाद वहाँ पर जो किताबें साहित्य था या हमारे ग्रंथ थे उनका फारसी में अनुवाद कराया। फिरोज शाह तुगलक ने स्वयं अपनी किताब लिखी जिसका नाम है फुतूहत फिरोज शाही। तो ये पॉइंट उसके बारे में इंपॉर्टेंट है। आखिरी जो शासक था, बस ये सवाल आएगा, आखिरी शासक जो था उसके समय पर किसने भारत पर हमला किया? तो उसके ऊपर जो हमला किया वो किया था किसने? तैमूर लग ने 1398 में। तैमूर लग दुनिया के सबसे रक्त पिपासु और लोगों के कत्लेआम करने के लिए जाना जाता है, जिसने दिल्ली के अंदर लोगों की गर्दनें काटकर एक बड़ी टीला बना दिया था। इसीलिए जब ये हमारे फिल्मों में काम करने वाले कलाकार हैं, सैफ अली खान उसकी पत्नी है, इन्होंने अपने बेटे का नाम तैमूर रखा, तो असंतोष व्यक्त किया था सनातन धर्म के मानने वालों ने, क्योंकि जो कत्लेआम दिल्ली का हुआ था उसमें बहुसंख्यक हिंदू ही मारे गए थे। हालांकि इसने मुसलमानों का भी कत्लेआम, ईरान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान एक बड़े साम्राज्य का स्वामी था और कत्लेआम के लिए ये पूरा जाना जाता है तैमूर लंग। और दुर्घटना में बाद में इसकी एक पैर में चोट लग गई जिसकी वजह से लंगड़ा के चलता था। तो ये सवाल आता है कि तैमूर लंग ने भारत पर हमला कब किया? तैमूर लंग के आक्रमण के समय पर नसीरुद्दीन महमूद तुगलक शासक था और इसके हमले की वजह से जो तुगलक वंश था इसके आघात को वो सह नहीं पाया और अंततः इसका पतन हुआ और अगला वंश आया जिसका नाम है लोधी वंश। तो आज की जो क्लास है उसे मैं यहीं पर ही समाप्त करता हूँ, और उसके बाद मैं अगला जो टॉपिक होगा लोधी वंश है, फिर प्रमुख और सैयद वंश है, ये इतने प्रमुख नहीं है, विजयनगर साम्राज्य प्रमुख होगा। तो संभवतः अगले लेक्चर में मैं उन्हीं के साथ शुरू करूँगा। आप लोगों ने लेक्चर को देखा और ध्यानपूर्वक सुना, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।